नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज नेपाल के बारे में एक ऐसी खबर लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज के बाद आप ये कभी नहीं कहेंगे कि नेपाल कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। ये तो अंग्रेज़ों के टाइम भी आज़ाद था, लेकिन आज बड़ी ही शर्मनाक स्थिति पैदा हो गई है। नेपाल में चीन ने ना सिर्फ अपने पैर पसार लिए हैं, बल्कि इकोनॉमी पर भी कब्जा कर लिया है। हर सरकारी ठेके को चीनी कंपनियां ले रही हैं, ज़मीन पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया है और तो और अधिकारियों को भ्रष्ट बनाकर नेपाल की जनता को लूटा जा रहा है। लेकिन नेपाल में चीनी दमन के खिलाफ कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, क्योंकि नेपाल के पीएम ओली चीनी राजदूत हाओ यांकी के हाथों की कठपुतली बनकर उसके इशारे पर कथक कर रहे हैं। लेकिन इससे भी खतरनाक खबर यह है कि नेपाल के स्कूलों में अब चीनी भाषा मंदारिन की पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया गया है। कई सारे स्कूलों में मंडारिन पढ़ाई जा रही है और योजना ये है कि नेपाल के हर बच्चे को चाइनीज़ बोलने और लिखने की शिक्षा दी जाए, ताकि वो एक दिन चीनियों की तरह सोचे, बोले और चीनियों का गुलाम बन जाए। मुझे तो लगता है कहीं बहुत जल्द चीनी भाषा नेपाल की राजभाषा न बन जाए। कुल मिलाकर नेपाल में इस वक्त चीन खुला खेल फर्रुखाबादी की तर्ज पर अपना खेल खेल रहा है। दूसरे देशों की ज़मीन को हड़पने में माहिर ड्रैगन नेपाल की भी 33 हेक्टेयर ज़मीन पर कब्जा कर चुका है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद नेपाल सरकार ने ऐसी 11 जगहों की पहचान की है जिन पर अब चीन का कब्जा है। यही नहीं, तिब्बत से सटे 72 घरों वाले गांव रुई पर भी चीन ने लंबे समय से कब्जा कर लिया है। हालांकि रुई गांव अभी भी नेपाल के नक्शे में तो दिखता है, लेकिन वहां पर पूरी तरह से चीनी नियंत्रण है। नेपाल की ज़मीन हड़पने के लिए चीन बड़ी चालाकी से नदियों के बहाव को भी मोड़ रहा है। यानी चीन अपनी शातिराना चालाकियों से नेपाल को हर तरह से पंगु बना रहा है। ज़रा सोचिए, भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश नेपाल, जो पूरी दुनिया में एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, वो देश जिसकी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति भारत से साझा रही है, जिसका इतिहास हिंदू राजाओं के शौर्य से लबालब भरा रहा है, जहाँ पर गुप्त वंश, किरातवंशी, सोमवंशी, लिच्छवी, सूर्यवंशी जैसे शौर्यवीर राजाओं ने राज किया है। उस वक्त नेपाल के साधारण लोग भी संस्कृत भाषा न सिर्फ बोल सकते थे, बल्कि उसमें लिखाई और पढ़ाई भी करते थे। और उस गौरवशाली नेपाल का हाल आज ये है कि वहाँ के स्कूलों में अब चीनी भाषा पढ़ाई जा रही है। मज़ेदार तो यह है कि इस चीनी मंदारिन भाषा को पढ़ाने वाले टीचर भी चीन से आएंगे और उनके वेतन का खर्च भी चीन की वामपंथी सरकार ही उठाएगी। ओली सरकार पर तो चीनी रंग ऐसा चोखा चढ़ा है कि बुजुर्गवार ने चीनी राजदूत हाओ यांकी के इशारे पर अमेरिका से मिलने वाली 50 करोड़ डॉलर की सहायता को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के बार बार याद दिलाने पर भी ओली सरकार ने इस मदद पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया ने कोरोना वायरस के चलते चीन को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ली है, वहीं पर नेपाल को चीन में कोई बुराई नजर ही नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है कि नेपाल में कोरोना का कहर है ही नहीं, वहाँ पर भी अभी तक 20,000 लोगों को कोरोना हुआ है और 50 के आसपास लोगों की जान भी गई है। इसके बावजूद नेपाल की ओली सरकार को कोई शिकायत नहीं है चीन से, और भारत ने भी अपना राजधर्म निभाते हुए अपने इस पुराने पड़ोसी सहयोगी देश को अप्रैल महीने में कोरोना महामारी से निपटने के लिए 23 टन ज़रूरी दवाइयाँ भेजी थी, जिनमें लगभग 3.5 लाख पैरासीटामोल की गोलियां थी और करीब 2.5 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की गोलियां थी। इसके बावजूद अब नेपाल को भी भारत ही अपना दुश्मन नजर आ रहा है। चीनी राजदूत हाओ का तो इतना असर है ओली पर कि नेपाल ऐसे किसी भी सैन्य गठबंधन में शामिल होने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा है जो चीन के खिलाफ हो। यानी पूरी तरह से चीन ने नेपाल को पंगु बना दिया है। नेपाल हमेशा से अपनी छोटी सी छोटी ज़रूरत के लिए भी भारत पर ही निर्भर रहा है। क्या कहते हैं वो? हाँ, रोटी बेटी का साथ है उसका भारत के साथ। सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी तो अब तक के अपने कार्यकाल में 3 से 4 बार नेपाल का दौरा कर चुके हैं, लेकिन यूपीए के कार्यकाल में मनमोहन सिंह तो एक बार भी नेपाल नहीं गए। और अब किस मुंह से कांग्रेसी नेपाल को लेकर और चीन को लेकर मोदी सरकार से सवाल जवाब करते हैं? नेपाल के मन में चीनी प्रेम कोई अचानक पैदा नहीं हुआ है, उसकी भूमिका पिछले कई साल से तैयार हो रही थी।
और इसी अनदेखी का असर है कि दूसरे देशों से व्यापार के लिए नेपाल ने भारत की जगह चीन को ट्रांजिट कंट्री के रूप में चुना। यानी नेपाल चीन के रास्ते दुनिया के देशों से व्यापार करेगा, लेकिन यहीं पर नेपाल गच्चा खा गया। वो समझ ही नहीं पाया कि ये समझौता नेपाल के लिए घाटे का सौदा है, क्योंकि इन रास्तों से व्यापार भारतीय मार्ग के मुकाबले उसे महंगा पड़ेगा। चीन के 4 समुद्री बंदरगाहों से काठमांडू की दूरी करीब 4000 किलोमीटर की है। दूसरे शब्दों में चीन के पूर्वी तट के किसी भी बंदरगाह से माल को नेपाल लाने में करीब 45 दिन लगेंगे, जबकि कोलकाता या हल्दिया से सिर्फ 4 दिन में माल नेपाल पहुंच जाएगा। जाहिर है भारत के मुकाबले चीन से आने वाले माल पर परिवहन का खर्च भी ज़्यादा ही आएगा। मज़ेदार तो ये है कि नेपाल में कई तरह के बुनियादी ढांचे को खड़ा करके चीन नेपाल पर अपनी गहरी पकड़ बनाना चाहता है, लेकिन निशाना उसका भारत पर ही है। याद है ना, पिछले साल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का काठमांडू दौरा, 23 साल बाद चीन के किसी राष्ट्रपति का नेपाल दौरा ये समझाने के लिए काफ़ी है कि चीन नेपाल को किस तरह से अपने हित में भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI में नेपाल को शामिल कर भारतीय सीमा के और करीब आने की फिराक में है। नेपाल को चीन की हरकतों और मंशा का शायद पता नहीं है। ऐसी ही मदद चीन ने पाकिस्तान की भी की थी। ग्वादर पोर्ट बनाया, सड़कें बनाई, पावर प्लांट्स बनाए, कुल $45 बिलियन का खर्च होना है, लेकिन इसके लिए चीन ने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया। उसने पाकिस्तान को कर्ज दिया, वो भी 17% के इंटरेस्ट रेट पर। मतलब रोड से फ़ायदा उठाएगा चीन और पैसा खर्च करेगा पाकिस्तान। और जब पाकिस्तान इस तरह के कर्ज के जाल में फंस जाएगा तो ग्वादर पोर्ट पर चीन कब्जा कर लेगा। ठीक वैसे ही जैसे श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह के विकास पर चीन ने $8 अरब से ज़्यादा का निवेश किया था, और श्रीलंका सरकार जब इसे लौटाने में असमर्थ दिखने लगी तो बदले में उसने इस बंदरगाह और इसके आसपास की हज़ारों एकड़ ज़मीन पर 99 साल के लिए पट्टा लिखवा लिया। इस तरह इस इलाके में चीन अपने लोगों को बसाकर वहाँ कोई भी व्यापारिक गतिविधि करने के लिए अब आज़ाद होगा। जाहिर है कि इसी की आड़ में चीन वहाँ अपनी सुरक्षा गतिविधि भी संचालित कर सकता है, जो आने वाले वक्त में भारत के लिए एक बड़ा सिरदर्द हो सकती है। नेपाल तो चीन के हाथ की कठपुतली बन चुका है, लेकिन उसे कम से कम अपने आसपास के पड़ोसी देशों से तो सबक लेना चाहिए था। मलेशिया ने चीन के साथ हुए अपने पहले के समझौते को क्यों तोड़ दिया था, इस बारे में तो नेपाल सरकार को जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। उसी तरह नेपाल और चीन सीमा से होकर जब राजमार्ग, रेल मार्ग और सुरंगों का जाल बिछाने की योजना अगले कुछ सालों में लागू होगी तो नेपाल उनके लिए चीन से मिले कर्ज का भुगतान कैसे करेगा। काठमांडू से चीन के अंदर तिब्बत की सीमा तक प्रस्तावित 70 किलोमीटर की सुरंग पर भी $3.25 अरब का खर्च आने का अनुमान है। इस खर्च का भार नेपाल कैसे उठाएगा, इसे लेकर नेपाल में भी एक तबका काफ़ी चिंता में है। लेकिन नेपाल को इन लुभावनी ढांचागत परियोजनाओं का लालच देकर चीन उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में कर चुका है। इसीलिए BRI योजना के तहत नेपाल की भारत पर निर्भरता खत्म करने के लिए चीन तिब्बत काठमांडू को जोड़ने वाले रेल मार्ग और सुरंग पर भी अरबों खर्च कर रहा है। रेल, सड़क और हवाई संपर्कों का जाल बिछाने से चीन और नेपाल के बीच आवाजाही तो आसान होगी ही, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस मार्ग के जरिए चीन भारतीय सीमा के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाएगा। और तो और ड्रैगन की चाल को भी समझिए। इन मार्गों के जरिए चीनी व्यापारिक माल भारत में आने लगेंगे, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच मुक्त व्यापार चलता है। और इस तरह के समझौतों के तहत नेपाल की चीन पर निर्भरता तो बढ़ेगी ही। हालांकि इससे पहले भी नेपाल ये सब करके देख चुका है। 2015 में नेपाल में मधेय समुदाय के लोगों द्वारा जब भारत नेपाल सीमा पर नाकेबंदी की गई थी, तब प्रधानमंत्री ओली चीन गए थे और वहां से पेट्रोलियम और दूसरे ज़रूरी सामान के आयात के लिए चीनी सरकार से एक समझौता करके आए थे। लेकिन ये सारे प्लान धरे के धरे रह गए। ये सब इसीलिए मुमकिन नहीं हो सका क्योंकि सड़क मार्ग से होने वाले आयात का खर्च भारत के मुकाबले 18 गुना ज़्यादा होता। तब से ही चीन ने नेपाल में सड़क मार्गों और रेल मार्गों का जाल बिछाने का झांसा नेपाल सरकार को दिया और अरबों के इन प्रोजेक्ट्स का प्रलोभन नेपाल को दिया।
नेपाल भी जानता है कि वो इतने सारे कर्ज को कभी चीन को लौटा नहीं पाएगा, लेकिन नेपाल की वामपंथी सरकार को देश की स्वतंत्र सोच या वहाँ के लोगों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ की वामपंथी सरकार को तो चीन से करोड़ों मिलते हैं और इसीलिए वो नेपाल को बेचने में लगे हैं। फिर चाहे BRI रेलवे परियोजना हो या फिर BRI परिवहन परियोजना हो, ये सारी परियोजनाएं एक झांसा हैं, एक छलावा है नेपाल के लोगों के लिए। इससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टे वो लोग चीन के गुलाम बन जाएंगे और धीरे धीरे नेपाल का वही हाल होगा जो आज तिब्बत का है। इतना ही नहीं, चीन लहासा से जो रेलवे लाइन काठमांडू तक बनाने जा रहा है, वो जब लुम्बिनी तक पहुंच जाएगी तो चीनी रेल भारतीय सीमा के काफ़ी नज़दीक तक पहुंच जाएगी। चूँकि रेलवे से माल ढुलाई सड़क मार्ग के मुकाबले काफ़ी सस्ता होता है, इसीलिए नेपाली नेता भविष्य में भारत पर धौंस जमा सकते हैं कि उन्हें भारत से माल आयात करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान बुद्ध के जन्मस्थल लुम्बिनी के विकास में भी चीन की काफ़ी भागीदारी चल रही है। जब चीन की रेल लाइन वहां तक पहुंचेगी तो जाहिर है नेपाल के बाजार पर चीनी माल छा जाएगा और इसे भारत में भी शुल्क मुक्त प्रवेश से रोका नहीं जा सकेगा। इसी सोच, इसी रणनीति के तहत चीन नेपाल को लपेटे में लेने में लगा हुआ है। नेपाल को ये नहीं पता कि जब दुनिया भर के देश चीन को लपेटे में ले लेंगे तब उस जैसे चीन के चमचे का हाल क्या होगा। ना वो घर का रहेगा ना घाट का, सारी अरबों खरबों की योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। अब तो खुद चीन को भी आर्थिक झटके लगने शुरू हो गए हैं और आगे आने वाला वक्त तो खुद चीन के लिए भी बेहद ख़राब होने वाला है। तो वो नेपाल की नैया पार कैसे लगाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।